तो लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे स्टॉप किया था अपना? रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। क्लियर है? पैरेललोग्राम मेथड हम कर रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर स्टॉप हुआ था आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रिजल्टेंट हमने जो फाइंड किया है वो हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों से क्या है हमारा सेम है। क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वेक्टर को एक बार नेगलेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करता है? आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड पर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे एंड वैल्यू ऑफ थीटा पर। क्लियर है? थीटा पे डिपेंड करता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। तो इस केस में अब हमारे पास सब स्पेशल केसेस होंगे तो किसके लिए? कॉस थीटा के लिए। क्लियर है? तो उसमें आगे कंटिन्यू करिए इसको। केस फर्स्ट, when theta is equal to 0 when theta is equal to 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। क्लियर है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर हम cos 0 की वैल्यू करते हैं, रिजल्टेंट आर हमें कितना गिवन है? आर आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? थीटा की वैल्यू आपको कितनी थी गिवन है? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री पर कितना होगा? 1। क्लियर है? कौन सा केस है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी? सेम। सो रिजल्टेंट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? एंड आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक नोट करिए। फिर नोट करिए लास्ट लेक्चर जो हमने स्टॉप किया था वो हमने क्या किया था? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतना करने के बाद जो है दोनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में, और रिजल्टेंट दोनों से हमारा सेम था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू रिजल्टेंट की वो डिपेंड कर रही है, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस cos थीटा। थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि जो अलाइनमेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो अब इस केस में रिजल्टेंट थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं रिजल्टेंट आर में, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? तो नोट करिए द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant R will be equal to the magnitude of vector A equal to the sum of magnitude वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किसी को इशू तो नहीं था ना? सबको क्लियर है? इधर सबको टॉपिक क्लियर हो रहा है ऑनलाइन? आकांक्षा, अमन, अंबुज, खुशी, मौसम, पूजा, रागिनी, श्वेता, सबको क्लियर है? ओके, so case second, when theta is equal to 180 degree, when theta is equal to 180 degree, तो थीटा आपका 180 डिग्री होगा। तो इस केस का मतलब क्या है कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों किस में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस के लिए भी आपके पास रिजल्टेंट r इक्वल टू कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। क्लियर है? ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर और रिजल्टेंट r विल बी इक्वल टू a माइनस b। क्लियर है? रिजल्टेंट r किसके इक्वल आया है? a माइनस b। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि रिजल्टेंट r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? जो हमारे पास लार्जर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट r की भी डायरेक्शन वही बताएगा आपको। क्लियर है? और साथ में जो उसका लार्जर वेक्टर वाला मैग्नीट्यूड है उसमें से हम क्या करेंगे? लोअर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और प्लस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? लार्जर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r विल बी इक्वल टू द difference of vector a and vector b and the direction of r is in the direction of vector having larger magnitude। What about y, Sneha? What are you asking? रिजल्टेंट r की जो डायरेक्शन है बच्चे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा वेक्टर a जो है वो कितना है? हमने अज्यूम कर लिया कि वेक्टर a जो आपका कितना है? 3i है। क्लियर है? वेक्टर a जो है आपका कितना है? 3i है और वेक्टर b जो है वो कितना है? 2i है। क्लियर? सो इन केस रिजल्टेंट r हमारे पास क्या होगा? 3i माइनस 2i इक्वल टू i। क्लियर? एंड दिस i कैप विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। इफ इट इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। क्लियर?
और अगर यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं, इसको 2i हमने अज्यूम किया है, इसको 4i अज्यूम करते हैं, तो इस केस में रिजल्टेंट r आपके पास कितना आएगा 2i माइनस 4i, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा माइनस 2i। क्लियर है? और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड किसका था आपके पास, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ग्रेटर था, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, वेक्टर b के डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन के लिए रिजल्टेंट आया है r a माइनस b। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल है एक बॉडी है, क्लियर है, या कोई पर्सन है जो 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, कहाँ से, O से, क्लियर, और एक बॉडी है B, वो क्या करती है 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है O से B तक। क्लियर है? तो अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट का हमारा क्या होगा a माइनस b। क्लियर है? तो r विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 किलोमीटर ना, और डायरेक्शन कौन सी होगी, a की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जहाँ पे आपको मिलेगा ना 1 किलोमीटर, ये किसकी डायरेक्शन होगी, a की डायरेक्शन होगी, तो रिजल्टेंट भी किसकी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट वेक्टर a की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो रिजल्टेंट वेक्टर भी किसकी डायरेक्शन में होगा, a की डायरेक्शन में होगा। ठीक, यस सर, यस। वन किलोमीटर जो है, और कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे, बोलिए। कहाँ से आपको इशू हो रहा है बताइए। बच्चे हाफ नहीं ना कर रहे हैं, सुनिए पहले, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है, मैग्नीट्यूड को में से मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है और बी का मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है, तो हमने मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर है? और मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव है, क्लियर है, मैंने क्या कहा है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होगा हमारा रिजल्टेंट। तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर ए का है। यस सर। क्लियर है? रिजल्टेंट हमारे पास 1 किलोमीटर आया बच्चे, -1 किलोमीटर नहीं है। अगर -1 किलोमीटर होता तो यहाँ वेक्टर बी पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहा तो तुम लोग आए रहे लगा के छोड़ो, सब कुछ लगा के। एक लास्ट वैल्यू है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? 90 डिग्री का मीन क्या होगा कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। क्लियर है? If 2 vector or 3 vectors are mutually perpendicular, then they are said to be orthogonal vectors. Clear? तो इस केस में रिजल्टेंट cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर है? तो रिजल्टेंट r हमारे पास कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0। तो r will be equal to under root a square plus b square। क्लियर है? यहाँ तक नोट करिए।
नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन ऑल थ्री केसेस? tan अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना आया था? tan अल्फा इक्वल टू था a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा। क्लियर है? तो तीन केस अगर हम किसके लिए स्पेशल केस हमने किए हैं, किसके लिए रिजल्टेंट डिटरमाइन करने के लिए, तो यहाँ से हम डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं किससे? tan अल्फा की वैल्यू से। क्लियर है सबको? हाँ, स्लोप का ही फॉर्मूला था और ये स्लोप ही आपको बताएगा कि आपके पास जो है स्लोप हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? स्लोप से हम डायरेक्शन भी डिटरमाइन करते हैं। थीटा की वैल्यू हमें ये बताएगी कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ किस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो tan अल्फा हमने पुट किया, थीटा की वैल्यू फर्स्ट केस में हम कितनी लेके चले हैं? 0 डिग्री। क्लियर है? कितनी लेके चले हैं? 0 डिग्री। सो tan अल्फा आपके पास कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में? थीटा इक्वल टू कितना था? 0 डिग्री। 0 डिग्री तो इन केस a sin 0 डिवाइड बाय b plus a cos 0, it will give you 0 degree. tan alpha equal to 0 degree 0. क्लियर है? tan alpha की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? अल्फा इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स 0। क्लियर? इसका मतलब क्या है? और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 0, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है? तो इस केस में अगर अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और थीटा की वैल्यू भी हम कितनी लेके चले हैं? 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम वेक्टर लेके चले थे, वेक्टर a, वेक्टर b और रिजल्टेंट वेक्टर r, तीनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? ये नोट कर लीजिए। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन tan अल्फा विल बी इक्वल टू a sin 0 डिवाइड बाय b प्लस a cos 0 इक्वल टू 0, देन अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 0 और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan 0 डिवाइड बाय, तो tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना बचेगा? 0। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें? सेकेंड वाले के लिए डायरेक्शन डिटरमाइन करिए और थीटा इक्वल टू कितना था? 180 डिग्री। क्लियर है? थीटा इक्वल टू कितना था हमारे पास? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए वैल्यू डिटरमाइन करिए कि रिजल्टेंट r की वैल्यू क्या आ रही है। रफ कर दें। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू a sin 180 डिग्री डिवाइड बाय b प्लस a cos 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस केस में भी जो आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 डिग्री। सॉरी, tan अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 0, बिकॉज sin 180 इक्वल टू कितना होता है? 0। क्लियर है? sin 180 क्या होता है? 0 होता है। सो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 0। सिमिलरली फर्स्ट केस में हमने सॉल्व किया है, कैसे अल्फा इक्वल टू आपका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सिमिलरली अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन फर्स्ट केस में हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या थी? 0 डिग्री। इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 180 डिग्री। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमें क्या डिटरमाइन करती है? यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है ना, अल्फा की 0 और 180। तो ये दो वैल्यू हमें क्या डिटरमाइन करके देती है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है? अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री का होंगे दोनों हमारे वेक्टर। क्लियर है? क्योंकि 0 डिग्री और 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम है आपके लिए।
तो हम केवल जो हमने वैल्यू पुट की है थीटा से, उसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो 0 तो नहीं हो सकती है, तो इस केस में क्या है 180 है। अगर 180 है तो इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? And in third case, theta is equal to 90 degree. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको मिली है 180 डिग्री। क्लियर है? और अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिली है 0। तो मैंने लिखा है कि अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्या अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है? हो भी सकती है। किस केस में 0 हो सकती है, किस केस में 0 नहीं हो सकती है? सेम डायरेक्शन कब होगी? रिजल्टेंट आर हमने क्या यहाँ पे स्टडी किया है, आर इक्वल टू ए माइनस बी। सो रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन 0 कब होगी? दो केस है ना, दो केस कौन से हैं? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए आपका ग्रेटर देन बी हो तो रिजल्टेंट हमारा किस में होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ए की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो वहां पे एंगल क्या बनेगा आपके पास? 0 डिग्री। क्लियर है? और अगर a इज लेस देन b हो तो रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा। क्लियर है? रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, इट मीन जो हमारा रिजल्टेंट है वो b की डायरेक्शन में, b की डायरेक्शन में जाएगा। यस सर। क्लियर है? रिजल्टेंट b की डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बनेगा a के साथ? 180। क्लियर? नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। When theta is equal to 90 degree, तो रास्ते में सर turn on the bulb. Yes. बल्ब कहाँ से चलाएंगे सर? ये क्या ए हो रहा है? बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, कमेंट करिए। ओके, बाई b प्लस a cos 90, a sin 90 डिवाइड बाई b प्लस a cos 90. Yes, Akansha, value of alpha can be 0 if it is in the direction of vector A. Okay? रिजल्टेंट की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका वेक्टर A ग्रेटर होगा, वेक्टर A का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे? वेक्टर B से। ओके? कैसे स्टडी की है मैंने? वेक्टर A अगर आपका वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन B है तो इस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0 डिग्री। नाउ tan अल्फा इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की है? 90 डिग्री। तो इस केस में tan अल्फा विल बी इक्वल टू a sin 90 अपॉन b प्लस a cos 90। सबको विजिबल है यहाँ पे? इतना स्पेशल अरेंजमेंट कभी नहीं हुआ। ये केस में साइलेंट और दूर कर a sin 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? sin 90 बचे 1 और cos 90 0। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? a डिवाइडेड बाई b। क्लियर है? तो tan अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिली? a डिवाइडेड बाई b। ओके, और अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a अपन भी। यस सर। अच्छा भाई सही कोई स्टेप चल रहा है।
If you have any issue, you may comment on the comment section because your voice is not coming clear. It's raining here. तो यहाँ पे A और B की वैल्यू होगा ना? हाँ? A और B की वैल्यू होगा ना? हाँ। यहाँ पे टाइम पर वैल्यू लिखा रहेगा। सिमिलर, हाँ। आगे आप स्टडी करेंगे बच्चे, ये सब चीज़ें जो भी हमारी चल रही है, tan इनवर्स अभी उसका आपको समझ में ना है, लेकिन मैथमेटिक्स में जब आप कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, और वहाँ की ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि tan इनवर्स की वैल्यू आपको कैसे डिटरमाइन करनी है। तो क्लियर है? तो वहाँ से हम इस वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे कि वेक्टर ए कितना है, वेक्टर बी कितना है, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ओके, ये टॉपिक क्लियर है? राइट डाउन इन नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए। सूखा पड़ जाएगा। बच्चों साइलेंट रहो, ऑनलाइन पढ़ने वालों को परेशानी हो रही है। ऐसी करवा रहे हो आप लोग, क्लास में शोर हो रहा है, कैसे काम करेगा? राइट आउट इन नेक्स्ट हेडिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। क्लास बी साइलेंट। Polygon law of vector addition. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है? तो नोट करिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर, सबको विजिबल है ना यहाँ? साइनिंग तो नहीं कर रहा है ना? इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर can be represented in both magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction by the adjacent sides of a polygon then the resultant vector can be represented in both magnitude as well as direction. Magnitude as well as डायरेक्शन। अगर राइटिंग क्लियर ना हो तो कुछ लिखिएगा, ठीक है? क्लियर है सर, यहाँ तो क्लियर है, उधर बाई दी क्लोजिंग चलो खाओ हमसे साइड क्लोजिंग साइड ऑफ polygon in same order. Polygon in same order. In same order. Then
नाउ राइट डाउन। बहुत बड़ा थ्योरी। हाँ बड़ा एक सिंपल डेफिनेशन है आपकी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए। अगर एक आप लोग लर्न करते हैं तो तीनों लर्न हो जाएगा। यही है सिंपल। सिंपल यही है, केवल यही चीज लिखना है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ट्रायंगुलर लॉ में हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम लॉ में बाय द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ में बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। क्लियर है? ऑर्डर का आपको क्लियर रखना है कि इसमें आपका क्या ऑर्डर होगा। नोट हो गया है? बस लास्ट टाइम चल रहा है। ट्रायंगुलर लॉ और पॉलीगॉन लॉ दोनों में क्या होता है? आपके वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर है? रिजल्टेंट आपका सेम होगा पैरेललोग्राम लॉ में, और रिजल्टेंट ट्रायंगुलर लॉ में और पॉलीगॉन लॉ में क्या होगा? डिफरेंट ऑर्डर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर को छोड़ के वो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, अदर देन द डायरेक्शन में। रिजल्टेंट वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, सेम ऑर्डर में होगा। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि टेल ऑफ वेक्टर ए विल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ। नोट हो गया है? यस नाउ मेक अ डायग्राम फॉर इट। So let us assume this is the point O A, क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? एक पॉलीगॉन है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया? पॉलीगॉन हो गया। अब इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अरेंज कर दीजिए। This will be resultant. So A, B, C, D and E. It means all the vectors, vector A, vector B, vector C, vector D, vector E and vector R. Not vector R, A, B, C, D, E किसमें है? सेम ऑर्डर में है, और आपका वेक्टर R किसमें है? डिफरेंट ऑर्डर में है। क्लियर है? Let the sides OA will be equal to vector A, AB will be equal to vector B, BC will be equal to vector C, CD will be equal to vector D, and DE will be equal to vector E, and the resultant आपके पास क्या है? O is equal to vector R। क्लियर है? हमने जो डेफिनेशन लिखी है कि अगर पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग अगर जो आपके वेक्टर है, नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं किससे? पॉलीगॉन की साइड से, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? उसी पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड होगी। क्लियर? क्या? ओ ये है आपका पॉइंट। ये आप एक पॉलीगॉन लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि पर्सन है, कोई आपका की पर्सन है। क्लियर है? उसको ओ से ई पर ही पहुंचना है, ओ से ई पर ही पहुंचना है, लेकिन उसको क्या करना है? पहले ए पर जाना है, फिर बी पर जाना है, फिर बी पर, फिर डी पर, फिर ई पर।
लेकिन इस केस में अगर हम स्पीड उसकी डिटरमाइन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो है इस पोजीशन तक का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, O से A तक का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो हमारे पास रिजल्टेंट केवल R आ रहा है ना, क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, क्योंकि आपका जो वेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लियर है। दैट्स व्हाई दिस रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन। ओके। तो जो आपके पास वेक्टर थे O इक्वल टू A, AB इक्वल टू B एंड रिजल्टेंट O इक्वल टू R। क्लियर है। नाउ join the point B with O. Now step first, join the line OB. क्लियर है। अगर हम OB को ज्वाइन करते हैं तो A और B का रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, A और B। अगर OB को हमने ज्वाइन किया तो OB लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें, A और B का रिजल्टेंट। तो R1 will be equal to vector A plus vector B। क्लियर है। हमने क्या किया बच्चे, O से पॉइंट B को ज्वाइन किया है। क्लियर है। पॉइंट जो आपकी लाइन OB है वो क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, A प्लस B। क्लियर। अगेन ज्वाइन OC, ज्वाइन OC। क्लियर है। तो अगर हम OC को ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हमने तो किससे रिप्रेजेंट किया है, R1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं कि वेक्टर R1 और वेक्टर C का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर R1 और वेक्टर C का रिजल्टेंट क्या होगा, ये R2 होगा। क्लियर है। वेक्टर R1 और वेक्टर C का रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर R2। तो इस केस में रिजल्टेंट R2 आपको क्या मिला, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्लियर है। और सिंपली R2 will be equal to A plus B plus C, because the value of R1 is equal to A plus B। तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा, A plus B plus C को। Now join the OD, join OD। क्लियर है। तो अगर OD को ज्वाइन करते हैं तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में जो आपके पास OD वेक्टर होगा वो किसका वेक्टर रिजल्टेंट है, R2 का और वेक्टर D का रिजल्टेंट है। क्लियर है। OD किसका वेक्टर रिजल्टेंट है आपके पास, R2 और वेक्टर D का। तो R3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज R3 इक्वल टू R2 प्लस वेक्टर D। तो R3 will be equal to R2 plus वेक्टर D। और R3 क्या रिलेशन है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D। किसका, क्योंकि हम इनिशियल डिस्टेंस को ही वेक्टर में डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है। किसी को इनिशियल क्यों मान सकते हैं, हमने O से स्टार्ट किया तो वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। अगर आप यहाँ से A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो A आपका इनिशियल हो जाएगा इसके। क्लियर है। तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। हमने O से स्टार्ट किया, आप कहीं और से स्टार्ट करिए, रिजल्टेंट सेम ही आएगा, रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो R3 will be equal to वेक्टर A plus B plus C plus D। और कुछ बचा है, R3
वेक्टर आर नाउ वेक्टर आर, ये जो हमें वेक्टर आर मिल रहा है, वेक्टर आर किसका रिजल्टेंट होगा? R3 और वेक्टर E का। क्लियर है? नाउ वेक्टर R कैन बी रिटन एज R3 प्लस वेक्टर E। क्लियर है? तो R will be equal to A vector plus B vector plus C vector plus D vector plus E vector. This is the polygon law of vector addition. क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसमें ये होता है मेनली कि हमारी जो पोजीशन है वो किस पे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, प्लस और माइनस में आएगा आपका। सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी केस में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो थीटा की जो चेंजिंग वैल्यू है वहाँ से हमें रिजल्टेंट क्लियर हो पाएगा यहाँ पे कि वेक्टर ए आपका पॉजिटिव है या वेक्टर बी नेगेटिव है, वेक्टर सी पॉजिटिव है, वेक्टर डी नेगेटिव है। क्लियर है? तो थीटा की चेंजिंग वैल्यू से हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट आर कितना है। तो ये चीज़ आपके आउट ऑफ सिलेबस है, यहीं तक है, फॉलो करिए। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका सिंपल रिव्यू क्या है कि वेक्टर एडिशन जो है, ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या होता है आपका, पहला कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो वेक्टर एडिशन इज, इसको नोट मत लीजिएगा, कम्यूटेटिव सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या था, इज a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, देन दिस इज सेड टू बी द वेक्टर इज कम्यूटेटिव। क्लियर है? अगर a प्लस बी आपका किसके इक्वल है, b प्लस a इक्वल है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो सबट्रैक्शन क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सबट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। It means sum any two vector first and any two vector later, then is what resultant will be same. किसी भी दो वेक्टर को हम पहले ऐड कर लें, तीसरे वाले को बाद में ऐड करें, या एक को पहले ऐड कर लें, बाकी दो को बाद में ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आपके पास सेम होगा दोनों केसेस में। ये कौन सा लॉ होगा आपका, एसोसिएटिव। क्लियर? एक और थर्ड लॉ होता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या मल्टीप्लिकेशन विद ए रियल नंबर। लैम्डा इज ए रियल नंबर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय a plus b, that is lambda a plus lambda b. This is distributive. इतना ही नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, so for today I am stopping this class. Goodbye to all of you. Have a nice day.